एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम यूनिट 3 करेंगे EITK का और मैं आपको ये जल्दी करवाने की कोशिश करूँगी एंड आई विल होप कि आपको ये समझ आ जाए। तो सबसे पहला टॉपिक है इंडियन रिलीजन। तो रिलीजन होते हैं साइंस ऑफ सोल। रिलीजन का मतलब है साइंस ऑफ सोल। अब आपको पता है डिफरेंट पीपल है, डिफरेंट रिलीजन को मानते हैं, उनकी बिलीफ के ऊपर है कि वो किसी भी रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इंडियन रिलीजन मतलब वो रिलीजन जो इंडिया में शुरू हुए हैं। अब मेन रिलीजन्स कौन कौन से हैं इंडिया में? हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड सिखिज़्म। सो हिंदुज़म जो है सबसे ओल्डेस्ट है और इसका कोई भी सिंगल फाउंडर नहीं है। हिंदुज़म का कोई भी सिंगल फाउंडर नहीं है और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हिंदुज़म ही पाया जाएगा। अब देखना, तो ये काफ़ी ओल्डेस्ट और कोई भी इसका सिंगल फाउंडर नहीं है। सेकंड है बुद्धिज़्म। इसके जो फाउंडर है बुद्धिज़्म के वो गौतम बुद्ध हैं। फिर है जैनिज़्म, इनके हैं महावीर। और सिखिज़्म जो है गुरु नानक जी ने स्टार्ट किया था। जैनिज़्म सिखाई थी महावीर जी ने। अब ये जो रिलीजन है ये कुछ कॉमन आइडियाज़ भी शेयर करते हैं। जैसे आपने वो पढ़ा होगा पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ में था धर्म, कर्म, मोक्ष। तो ये वाले जो हैं ये कॉमन आइडियाज़ हैं, ये सब जो रिलीजन शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में और आप अपने पास से भी ऐड ऑन कर सकते हैं। पेजेस को ऐड ऑन करने के लिए मैंने जो मेन आइडिया था वो आपको बता दिया। अब है डिफाइन प्री वैदिक रिलीजन। तो प्री वैदिक रिलीजन है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। फिर वैदिक रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी प्री वैदिक रिलीजन मतलब है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ था अर्लियर विलेज कल्चर ऑफ नियोलॉथिकल एज से। अब नियोलॉथिकल एज का मतलब है जब अर्ली फार्मिंग पीरियड था वो होता है नियोलॉथिकल एज। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन तब स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर कुछ कल्चर्स आ जाते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, जैसे नल, कुल्ली, क्वेटा। और ये डेवलप हुआ था 3000 BC के अराउंड। फिर इसको पीक मिली थी 2600 BC और ये डिक्लाइन हो गया था 1700 BC में जाके। तो डेवलप हुआ 3000 में, पीक मिली 2600 BC में और डिक्लाइन हो गया था 1700 BC में। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीटी हैं वो मदर गॉडेस को मानते हैं, जिनकी वो वर्शिप करते थे। और एक एविडेंस है कि एक मेल डीटी भी थे और वो जो मेल डीटी हैं वो हमारे लॉर्ड शिवा जैसे दिखते थे। तो अब इसमें आप अपने पास से कुछ और भी एड ऑन कर सकते हैं। अब है वैदिक रिलीजन। वैदिक रिलीजन जो है वेद से आए हैं और वेद का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि द टर्म वेद मीन्स नॉलेज। तो वैदिक रिलीजन वेद से आए और वेद जो है ओल्डेस्ट होली बुक है इंडिया की, ठीक है। सबसे पुरानी होली बुक है इंडिया की वेद। ये बताते हैं, ये हम इंसानों को ये सिखाते हैं लोगों को कि आप अच्छी लाइफ को कैसे जी सकते हो, मोरल लाइफ को कैसे जी सकते हो। वेद यही सिखाते हैं। तो जो वैदिक रिलीजन है इसको देखो नॉर्मल पीपल के बस की ये सब है नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसको मेनली जो फॉलो और मेंटेन किया जाता है ये प्रीस्ट लोग करते हैं, ठीक है। एंड ये इसके अंदर इंक्लूड होता है बहुत सारे नेचुरल गॉड की वर्शिप। नेचुरल गॉड जैसे हमारे फायर, वाटर, एयर। जैसे कि आपने देखा होगा वरुण देव है, वो वाटर के गॉड है तो उसकी पूजा ये करते हैं। अग्निदेव है, फायर की पूजा करते हैं। और आप एंड रेन और वॉर के होते हैं इंद्रदेव। अब वैदिक रिलीजन में ना एक मेन रिलीजियस प्रैक्टिस होती थी, वो थी सेक्रीफाइस की। आपने सुना होगा बलि। तो यहाँ पे ऑफरिंग यानी बलि दी जाती थी, जैसे किसी एनिमल की बलि दे दी ताकि भगवान खुश हो जाए और उन्हें फिर वो रिवॉर्ड दें, उन्हें खूब पैसे दे, सक्सेस दे, हैप्पीनेस, ये सब पाने के लिए वो ये सब सेक्रीफाइस ऑफरिंग देते थे भगवान जी को। उसके बाद इसके दो मेन अप्रोच होते हैं वैदिक रिलीजन के। एक होता है प्रवृत्ति मार्ग और एक होता है निवृत्ति मार्ग। तो जो प्रवृत्ति मार्ग होता है वो एक्शन और वर्ल्डली लाइफ पे फोकस करते हैं और निवृत्ति मार्ग जो है ये आपने मोक्ष सुना है, स्पिरिचुअल फ्रीडम। तो रिनंसिएशन का मतलब होता है मोक्ष। तो मोक्ष पाने के लिए फोकस करता है और स्पिरिचुअल विड्रॉल में ये फोकस करता है, ठीक है। उसके बाद है रिलीजन का एम। दो एम होते हैं इसके, अभ्युदय और निश्रेषा। उसके बाद है अभ्युदय का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस लाइफ में। तो मेन इसके दो गोल है, तो एक तो हो गया प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस। अब डायरेक्ट अगर ये भी ना याद रहे क्योंकि इतनी टर्म्स है भाई इसमें, तो अगर आपके ये अभ्युदय और निश्रेषा याद नहीं रहता तो आप डायरेक्ट लिख दो कि प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस इन लाइफ एंड कंप्लीट लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग एंड ये एक्स्ट्रा है। तो जो दुख है हमारे इससे कंप्लीट लिबरेशन पाना वो इसके थ्रू, इस मार्ग के थ्रू हम पा सकते हैं, ठीक है, सफरिंग से।
अब बुद्धिज़्म के फाउंडर थे गौतम बुद्ध। इन्होंने सिखाया कि आप कैसे सफ़रिंग को कम कर सकते हो, यानी आपकी ज़िंदगी में जो कष्ट है, दुख है, उन्हें कैसे कम कर सकते हो और एक पीसफुल लाइफ कैसे जी सकते हो। जो मेन टीचिंग है बुद्धिज़्म की वो है 4 नोबल ट्रूथ, और ये बहुत ईजी है। 4 नोबल ट्रूथ है। वो है कि लाइफ है सफ़रिंग, लाइफ में सफ़रिंग होती है भाई, कष्ट होंगे लाइफ में। और कष्ट क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी बहुत सारी इच्छाएँ हैं, डिज़ायर हैं, तो उन डिज़ायर की वजह से जो है सफ़रिंग होती है। तो लाइफ है सफ़रिंग, पहला नोबल ट्रूथ। दूसरा, सफ़रिंग हैपन ड्यू टू डिज़ायर। थर्ड है, सफ़रिंग कैन एक्चुअली एंड, कि आप इस सफ़रिंग को कम कर सकते हो। अब कम कैसे होगी? इसको ख़त्म हम कर सकते हैं कुछ सही पाथ को फॉलो करके। और ये जो राइट पाथ है ना, इस पाथ को कहते हैं 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। तो ये हो गया बुद्धिज़्म का। अब जब ये जो थे 80 ईयर के आके ये इनकी डेथ हो जाती है। बुद्धिज़्म के 3 टाइप होते हैं। एक होता है तिब्बतन बुद्धिज़्म, महायान बुद्धिज़्म और थेरावादा बुद्धिज़्म, ठीक, बुद्धिज़्म। तो थेरावादा बुद्धिज़्म और महायान बुद्धिज़्म और तिब्बतन बुद्धिज़्म। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है बुद्ध फिलॉसफी के? तो सबसे पहले तो 4 नोबल ट्रूथ लिख देना जो पीछे पढ़े थे। उसके बाद 8 फोल्ड पाथ, आप इसको याद भी कर सकते हो, चाहो छोड़ दो। राइट थॉट, यानी सही विचार आपके अंदर होने चाहिए। स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन, ये 8 फोल्ड पाथ हैं। उसके बाद है डोंट हार्म एनी लिविंग बीइंग, यानी आप किसी भी जीवित वस्तु को हार्म मत करो, ठीक है। आप अपनी खुशी के लिए किसी को हार्म करो, ये अच्छी बात थोड़ी है, तो आप किसी को हार्म नहीं करो। उसके बाद है एक्सट्रीम लग्जरी या एक्सट्रीम हार्डशिप, दोनों को अवॉइड करो कि आप ज़्यादा ही अमीरियत में जी रहे हो, हवा में उड़ रहे हो, ये भी मत करो, और ज़्यादा हार्डशिप भी मत करो। एक बैलेंस लाइफ बना के जियो। उसके बाद है कर्मा, अगर आप अच्छे एक्शन करते हो तो आपको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा, यानी आप कर्म करोगे आपके फल अच्छे होंगे। तो ये इसके 5 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक हो गए कि 4 नोबल ट्रूथ, 8 फोल्ड पाथ, किसी का बुरा मत करो और किसी को हार्म नहीं करना है, एक्सट्रीम और बैलेंस लाइफ जीनी है, और गुड एक्शन से अच्छा ही रिज़ल्ट मिलता है। अब है जैनिज़्म। जैनिज़्म क्या है? इसके जो फाउंडर थे वो थे महावीर, जिनको हम वर्धमान भी कहते हैं। और ये हमें सिखाता है कि जो आपकी लाइफ का गोल है ना, वो होना चाहिए लिबरेशन अचीव करना, यानी मोक्ष अचीव करना, स्पिरिचुअल फ्रीडम अचीव करनी फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। भाई पैदा हुए, बड़े हुए, तो पूरी साइकिल चलती है, फिर मर जाते हो। तो ये जो पूरी साइकिल है ना, इससे आप मोक्ष पाना, यही अचीव करना आपका मेन गोल जो है लाइफ का होता है। इसके बेसिक प्रिंसिपल देखो, मोक्ष कैसे आता है? अगर सबसे पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। तो मोक्ष के लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, झूठ से कुछ भी नहीं होता यार। यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ। देन बिलीव इन इक्वालिटी, डू नॉट हर्ट एनी लिविंग बीइंग, सेम हो गए पॉइंट। कुछ आप ये भी लिख सकते हो, गुड एक्शन गिव गुड रिजल्ट, इसके अंदर वो इसमें इसके पॉइंट इसमें लिख दो, इसके पॉइंट इसमें लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। बिलीव इन इक्वालिटी, और इक्वालिटी में बिलीव करो। उसके बाद व्रत आते हैं। जैनिज़्म में कौन कौन से व्रत होते हैं? महाव्रत, अनुव्रत, गुणाव्रत, शिक्षा व्रत। महाव्रत जो है ना, ये जैसे आपने सुना है कि वो हो रहा है कि महायज्ञ हो रहा है, काइंड ऑफ महाव्रत वो कौन करते थे? मॉन्क्स और नन्स वगैरह, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, ये आम आदमी के बस की है ही नहीं। हम जो कॉमन पीपल है, हम लोग ये नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। अब इसके 5 मेन वोज होते हैं, देखो वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, फिर होता है आस्तेय, आस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, किसी का सामान नहीं चुराना है। फिर होता है, अगर आप महाव्रत करते हो तो आप उस टाइम पे किसी का सामान नहीं स्टील कर सकते। फिर ब्रह्मचार्य आता है, एकदम सिंपल लाइफ जीनी है। फिर आता है अपारिग्रह, अपारिग्रह होता है नॉन पसेसिवनेस। फिर होता है अनुव्रत, अनुव्रत हम लोगों के लिए है, जैसे हम कॉमन, जैसे अनु एक लड़की का नाम है, कॉमन नेम है, तो ये कॉमन पीपल के लिए है, ठीक है। तो इसके भी जो ऊपर हमने 5 मेन वॉज पढ़े थे वही हैं अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपारिग्रह, लेकिन ये कम स्ट्रिक्ट होते हैं, इसीलिए कॉमन पीपल के लिए है। फिर है गुणाव्रत, ये 3 मेन वॉज को सपोर्ट करता है। दिगुरत, फिर अनर्थ दान व्रत, ठीक है। उसके बाद है शिक्षा व्रत,
शिक्षा व्रत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हेल्प करता है, ठीक है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हेल्प करता है। अब ये आता है 6, इसको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, पहले दूसरा टॉपिक करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, ये 2 मूवमेंट है, आपको पक्का से करके जाने हैं। तो भक्ति मूवमेंट क्या है, एक नेशनल वाइड मास मूवमेंट है। भक्ति होती है रिलीजन से रिलेटेड, रिलीजियस, ठीक है। तो भक्ति क्या है, एक रिलीजियस, भक्ति रिलीजियस होती है। तो रिलीजियस मूवमेंट है जो कि लोगों को ये सिखाता है कि आप भगवान की वर्शिप करो प्यार और डिवोशन के साथ, ठीक है। तो ये पीपल को क्या सिखाता है कि आप वर्शिप करो, भगवान की पूजा करो लव एंड डिवोशन के साथ। ये बोलता था कि कोई भी भगवान तक पहुंच सकता है, इतने डिफ़िकल्ट रिचुअल आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बिना डिफ़िकल्ट रूल रिचुअल के आप आराम से भगवान तक पहुंच सकते हो। तो रीज़न क्या रहा था इसका, रीज़न ये था, देखो इतने सारे रिचुअल, इतने सारे रूल है जिसकी वजह से जो भगवान की भक्ति है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो चुकी थी। जैसे वर्शिप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई थी। अब जो लोअर कास्ट वाले थे उन्हें बहुत अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा था। अब लोगों को चाहिए था इक्वालिटी, क्योंकि लोग तो यार इक्वालिटी मांगेंगे ही ना अगर लोअर कास्ट को आप अनफेयरली ट्रीट करोगे। अब जो रिचुअल थे ना वो सिर्फ कौन कर सकता था, प्रीस्ट लोग, और कोई नहीं कर सकता था। तो कॉमन पीपल को क्या चाहिए था कि भाई हमें तो डायरेक्ट कनेक्शन दिलवा दो भगवान जी से। उसके बाद जो पीपल हैं वो इजी वे ढूंढते हैं, एक आसान तरीका ढूंढते हैं लव एंड डिवोशन को प्रे करने का, ठीक है। ये क्या एक इजी तरीका ढूंढते हैं ताकि वो भगवान को प्रे कर ले लव और डिवोशन के साथ। अब भक्ति संत जो थे उन्होंने इम्प्रूव करने का ट्राई किया इसको, ठीक है, इसको इम्प्रूव करने का ट्राई किया। तो इसके ऑब्जेक्टिव मेन क्या था, एक तो देखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, तो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना। उसके बाद इक्वली पीपल को ट्रीट करना है, जो अनफेयरली चल रहा था भाई ऐसे नहीं, इक्वली ट्रीट करना। उसके बाद है वर्शिप वन गॉड विद डिवोशन, यानी आप एक भगवान की भक्ति करो पर पूरे डिवोशन के साथ करो। अब है मेक रिलीजन सिंपल। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि भाई जो हमारे रिलीजन है ना सिंपल बना देना। अब है इम्पैक्ट क्या पड़ा, ब्रदरहुड प्रमोट हुआ, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हुआ, रिलीजन ईजी हो गए, जैसे पहले बहुत सारे रूल थे वो ईजी हो गए। फिर जो संत थे उन्होंने लोकल लैंग्वेज बोलनी शुरू करी इंस्टेड ऑफ संस्कृत, तो लोकल पीपल भी उसको आराम से समझ पा रहे थे। अब हम पढ़ेंगे सूफी मूवमेंट, ठीक है। तो सूफी मूवमेंट जो है मैंने शॉर्ट में करके लिखा है, आप इसी की बड़ी बड़ी लाइन बना के लिखते हैं एग्जाम में। तो देखो जो वर्ड सूफ़ी है ना, ये वर्ड एक अरेबिक वर्ड से लिया था जिसका मतलब होता है वुल, ठीक है। सूफ़ी वर्ड एक अरेबिक वर्ड से लिया जिसका मतलब होता है वुल। अब वो मुस्लिम जो वुल के कपड़े पहनते थे, गारमेंट ऑफ वुल पहनते थे, उनको बोला सूफ़ी संत। अब ये था सूफ़ी मूवमेंट के इंडिया में आया था 12th सेंचुरी में, लेकिन पॉपुलैरिटी मिली थी इसे 13th सेंचुरी में। इसकी मेन थीम थी वहादत उल वाजुद, यानी कि यूनिटी ऑफ गॉड, यानी ये बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करता था, गॉड की यूनिटी पे, वहादत उल वाजुद। सबसे पहले ये डेवलप हुआ इराक में, और सबसे पहले सूफी संत थी बेगम राबिया ऑफ बशीरा इन इराक, क्योंकि इराक में डेवलप हुआ था। तो इराक के अंदर जो बेगम राबिया थी वो पहली सूफी संत थी। अब सूफी ऑर्डर्स, ये 12 सूफी ऑर्डर्स होते हैं, इनको कहते हैं सिलसिला। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे अफ़गानिस्तान में मिले हैं। ये जो सूफी ऑर्डर है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर अफ़गानिस्तान में है। इसके फीचर क्या हैं कि जो सूफी संत हैं वो इनर ब्यूटी देखते हैं। सूफी संत किसको देखते हैं, इनर ब्यूटी को, आपकी अंदरूनी ब्यूटी को देखते हैं, ऐसा नहीं बाहर से, आप अंदर से साफ दिल के हैं ये देखते हैं वो। और इसके अंदर 12 ऑर्डर होते हैं, एक ये भी इसका फीचर है। फिर है सूफिज़म ड्राइव इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इस्लाम। अब इस सूफिज़म को कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, इस्लाम से, क्योंकि एक इस्लामिक ही मूवमेंट है ये, ठीक है, स्पिरिचुअल मूवमेंट है इस्लाम का। डिवोशन, ये बोलता है कि डिवोशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो ये पूजा और व्रत रखते हो, रोज़े और नमाज करते हो, इससे ज़्यादा ज़रूरी है डिवोशन। फिर ये बोलता है साल्वेशन थ्रू लव एंड लव फॉर गॉड, यानी अगर आप भगवान को प्यार दोगे तो आपको साल्वेशन मिलेगी। और ये जोर देता है सिंपल लाइफ जीने में, आप सिंपल लाइफ जियोगे, बैलेंस लाइफ जियोगे, इस चीज़ पे जोर देता है, ठीक है। फिर है मॉडर्न रिलीजियस प्रैक्टिस। देखो मॉडर्न रिलीजियस प्रैक्टिस का मतलब है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो उनके रिलीजन को फॉलो करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं आज के टाइम पे। मॉडर्न यानी आज के टाइम पे, रिलीजियस प्रैक्टिस यानी जो लोग हैं वो कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से अपने रिलीजन को एक्सप्रेस कर रहे हैं आज के टाइम पे,
ये था मॉडर्न रिलीजियस प्रैक्टिस। और आज के टाइम पे पता है आपको, कोई भी रिलीजन फॉलो या एक्सप्रेस करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, पहले से काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया और पर्सनल बिलीफ पे है कि आप कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहते हो। अब इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन हमने शुरू में पढ़े थे, वो सब तुम्हें यहाँ समझा देने हैं कि मेन जो रिलीजन है इंडिया में ये हैं, और रिलीजन होता क्या है, कि जो रिलीजन है वो साइंस ऑफ सोल होता है, इंडिया में ये है, ये सब पीछे का समझाना है। अब है सिक्स स्कूल ऑफ एंशियंट इंडिया फिलोसफी। एंशियंट इंडियन फिलोसफी के 6 स्कूल, जिसको शत दर्शन भी कहते हैं। इनको याद करने की सिंपल ट्रिक है, मैंने ये यूट्यूब पे ही देखी थी, ये मेरी कोई बनाई हुई नहीं है। तो सिंपल ट्रिक है, यमराज विमल मसाले से नागिन हुई विधवा। तो यमराज को एक आदमी कह रहा है कि भाई विमल मसाला खा लिया उसने और उससे नागिन विधवा हो गई। तो वाई से होता है योगा, ठीक है, वाई से होता है योगा, राइट। उसके बाद वी से आता है वेदांता, एम से आता है मीमांसा, एस से होता है सामख्या, एन से होता है हमारा न्याय, एच से कुछ नहीं होता, और फिर वी से होता है वैशेषिका। सामख्या के फाउंडर थे कबीर। अब सामख्या के अंदर 2 चीज़ कर लो, सोल और एक नेचर। नेचर होती है प्रकृति और सोल को यहाँ कहते हैं पुरुषा। नेचर होगी प्रकृति। ये कहती है कि जो हमारी ये है ना वर्ल्ड में, हर चीज़ जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी है, सोल और नेचर के कॉम्बिनेशन से बनी है, ये कहती है सामख्या। तो अगर ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं तब जाके वर्ल्ड की हर एक चीज़ बनी है, वर्ल्ड जो है इन दोनों के इंटरेक्शन से बना है, ये चीज़ कहता है सामख्या। अब है योग। योगा पतंजलि है इनके आपने देखा होगा ना, पतंजलि में रामदेव बाबा जो है वो योगा, हाँ तो मैंने भी सर्च किया, मैं नाम भूल गई थी, बाबा रामदेव। तो जो बाबा रामदेव हैं वो है पतंजलि के फाउंडर। तो आपने देखा होगा योगा करते रहते हैं, तो योगा के फाउंडर हुए पतंजलि। और ये किस पे बेस्ड है भाई योगा? आपकी माइंड और बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये किस पे बेस्ड है? कंट्रोलिंग योर माइंड एंड बॉडी, आपके दिमाग और बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। इसमें अष्टांग योग भी सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है न्याय फिलॉसफी। न्याय, आप सुनो, इसको याद करने का तरीका, न्याय कौन देता है? जज किसका यूज़ करते हैं? लॉजिक का, ठीक है। न्याय कौन देता है? आपका जज। और जज किसका यूज़ करते हैं? जज यूज़ करता है लॉजिक का। तो बस न्याय किस पे बेस्ड है? लॉजिक एंड रीजनिंग पे, ठीक है। तो न्याय बेस्ड है लॉजिक पे और रीजनिंग पे। तो जज से याद रखना, न्याय देता है जज यूज़ करता है लॉजिक का। तो लॉजिक और रीजनिंग का, कि आप जो है ट्रुथ कैसे सामने ला सकते हो, कैसे प्रूव कर सकते हो, ये चीज़ आती है न्याय में। उसके बाद है विशेषिका। विशेषिका मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो होते हैं विशेषिका से साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट एटम की पढ़ाई करते हैं, तो विशेषिका में बोलते हैं कि हर चीज़ जो है ना वो एटम के कॉम्बिनेशन से बनी है, हर एक चीज़। और जो ये है ना मीमांसा, ये है कि ये फोकस करता है वैदिक रिचुअल पे और ड्यूटीज़ पे, ठीक है। मीमांसा रिचुअल और ड्यूटीज़ पे फोकस करता है। अब रह गया वेदांता। वेदांता फोकस करता है अल्टीमेट ट्रुथ पे, ठीक है, अल्टीमेट ट्रुथ पे। तो बस इतना था इसके अंदर पूरे में। तो मीमांसा समझ में आया कि रिचुअल और ड्यूटीज़ पे, वैदिक रिचुअल और ड्यूटीज़ पे ये फोकस करता है, और वेदांता अल्टीमेट ट्रुथ पे, भाई सच्चाई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो।